हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीएमए फाइनल जून अटेम्प्ट। सीएमए फाइनल के जून अटेम्प्ट के स्टूडेंट जो जून में अपेयर हो रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पूरा वीडियो मैंने तैयार किया है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि अब से जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, आज के बाद से लगभग 20 दिन है। बस रहने दो, कोई बात नहीं। लगभग 20 दिन है आपके पास एग्ज़ाम के लिए। अभी से अगर हम मान के चलें तो आपको वीडियो जल्दी से जल्दी देख लेना चाहिए, और जैसे जो भी लेट से देखेगा तो वो अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर लेगा। मैं कुछ सजेशन आपको दे रहा हूँ। सजेशन है, आप अपनी पढ़ाई जैसे करते हो वैसे ही करो। आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी जो है वही होनी चाहिए, अपने हिसाब से आप पढ़ाई करें। अभी तक आपने इंटर पास किया, दोनों ग्रुप क्लियर किया, तो फाइनल भी आप बढ़िया से कर ही लोगे क्लियर, है ना। आपकी मेहनत है, ज़रूर अच्छा करोगे आप। मेरे तरफ से कुछ सजेशन है जो आप फॉलो करेंगे तो कुछ वैल्यू एडिशन आपके स्कोर में ज़रूर होगा, कुछ वैल्यू एडिशन होगा एक्सपीरियंस के बेस पर। और बच्चों को मैंने ये पहले भी कई बार गाइड किया हुआ है, आप भी इसको फॉलो करें। इसमें सिर्फ मैं डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा। डायरेक्ट टैक्स जो मेरा विषय है, मैं पढ़ाता हूँ, डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन, सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा। आपके एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी विषय को कैसे प्रिपेयर आप करें, सभी विषय को। जैसे मैं अगर बोथ ग्रुप की बात करूं कि अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपेयर हो रहे हो, सबसे पहले हम बात करते हैं बोथ ग्रुप की। तो आज हम 20 तारीख मानते हैं, 20th मान लेते हैं आज की डेट। तो 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, या आप अगर वीडियो लेट देख रहे हो तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। 8 दिन में आपको 8 विषय पूरे कंप्लीट करने चाहिए। एक दिन एक विषय को देना है और पूरा कंप्लीट करना है। अब उस कंप्लीशन में आप कहोगे कि एक दिन में अगर मैं कंप्लीट करता हूं और वो नहीं कंप्लीट हो पाया, तो जो पोर्शन नहीं कंप्लीट हो पाया उसे अभी आप छोड़ दीजिए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। एक दिन में एक विषय देना है, जितना मैक्सिमम पूरा कर सको आप कोशिश करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। पढ़ाई ज़्यादा करेंगे, आराम कम करेंगे, जितना ज़्यादा कर सकेंगे वो करें। 8 दिन की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप नहीं देते, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप 8 दिन में 4 विषय कंप्लीट करो, यानी 2 दिन एक विषय को दो। और अगर आप बोथ ग्रुप हो तो एक दिन एक विषय को दे। जब आप ये 28, 29, 30 तारीख तक कंप्लीट कर लेते हो, 31 मई तक मैं मानता हूं आपने कंप्लीट कर लिया, 31 मई तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे की स्ट्रेटजी ये है कि आपका पहला एग्जाम पड़ेगा 11 तारीख को, 11th को पड़ेगा, 11 जून। 11 तारीख को तो आप एग्जाम देने जाओगे, उसके पीछे 3 दिन बैक हो जाओ, 10, 9, 8। ये 3 दिन आपको सिर्फ लॉ पढ़ना चाहिए। मेरे सजेशन से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आप सिर्फ सेकंड ग्रुप देने जा रहे हो, मतलब 4th ग्रुप देने जा रहे हो, तो आप अकॉर्डिंगली फर्स्ट पेपर जो है उसको आप चयन करो। इस जगह पर 3 दिन में सिर्फ लॉ पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लॉ पढ़ेंगे 3 दिन में, ठीक। यानी आपने इस समय भी लॉ पढ़ा होगा, एक बार पूरा कंप्लीट किया होगा, और इस 3 दिन में आपको लॉ पढ़ना है सिर्फ। अब 3 दिन बैक चले जाओ, यानी कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक। ये जो 7 दिन है आपके पास, इस 7 दिन में लॉ को छोड़ दें तो कितने विषय हो गए? 7 विषय हो गए अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो। बाकी 7 सब्जेक्ट को, अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट को आप मिक्सचर बना के करोगे। मतलब पूरे दिन भर का मिक्सचर होना चाहिए, जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, एसएफएम भी पढ़ना है, कॉस्टिंग भी पढ़ना है, और जो भी आप विषय है सब पढ़ना है, उसको मिक्स करना है, मिक्सिंग करनी है। इस हिसाब से अगर आप तैयार करते हो तो स्कोर की श्योरिटी ज़्यादा है, आप एग्ज़ाम अच्छे से कवर कर लोगे और बढ़िया करके लाओगे। ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करो, ठीक। इसमें अब स्ट्रेटजी में कुछ चीज़ें और मैं इसमें जोड़ता हूँ, ज़रा समझिएगा। आपको अपने घर पर जो आप पढ़ाई करते हैं, आप जैसे मर्जी करो पढ़ाई, है ना, रात में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, जो भी आपका अपना अपना रूटीन है, सबके अलग अलग रूटीन हो सकते हैं।
लेकिन एक स्टैंडर्ड रूटीन जो मेरे हिसाब से अगर आप मेरी बात समझे और मेरे हिसाब से अगर फॉलो करें तो आपको एक जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ाई करता, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करता 2 बजे दोपहर से 5 बजे तक 3 घंटे मुझे चेयर पे बैठकर टेबल यूज़ करके मुझे पढ़ाई करनी है विदाउट एनी ब्रेक डेली। आज से फॉलो शुरू कर दो। ये 2 से 5 आपको खाना भी नहीं खाना है, 2 से 5 आप किसी से बात भी नहीं करेंगे, मोबाइल भी स्विच ऑफ रखेंगे, और 2 से 5 आपको टेबल चेयर यूज़ करना है पढ़ाई के लिए, लेट कर नहीं पढ़ेंगे। ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, आपको यही फॉलो करना चाहिए। आप मेरी सजेशन को छोड़ो, ऑर्डर को समझो, यही करना है। इसको तो बिल्कुल नहीं टाल सकते आप, इसमें कोई मुझे आपके तरफ से एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, यही करना है आपने। आप इसको बड़े भाई का आदेश समझ लो, करना यही चाहिए आपको। बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए 3 घंटे में। इस 3 घंटे को अगर आप 20 दिन तक लगातार फॉलो करोगे तो उस 3 घंटे में ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके काम आएगा एग्जाम में। ठीक, अच्छा, अब आप लंच का टाइम देखिए, आपका एग्जाम का जो रूटीन है उसके हिसाब से। ये मेरा जो वीडियो है ये कोई अगर दूसरे एग्जाम वाले फॉलो करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। ये कामयाब आपके लिए है। कामयाब आपके लिए कैसे है? जैसे आप लंच का टाइम 2 से 5 आपका एग्जाम का टाइम है। जैसे आप लंच का टाइम देखें, लंच का टाइम आपका दिन का होता है जनरली। आपको लंच का टाइम आज से चेंज करना है, जैसे मर्जी कर लें, लंच का टाइम चेंज करना है। लंच आपको 5:30 बजे करना है शाम को, यानी दिन का भोजन आप 5:30 बजे शाम को करेंगे। और शाम को 5:30 बजे करने के बाद, बिल्कुल अजीब है, अटपटा रूटीन है, लेकिन आप उसकी चिंता छोड़ो। 5:30 बजे खाना खाओ और खाना खा के आपको कोशिश करनी है घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे सोने की। अब इमीडिएट तो हैबिट में है नहीं, तो 5:30 बजे आप लेटोगे, नींद आएगी नहीं, 2 घंटा बेकार भी जाएगा। आंखों में एक हल्की सी कोई भी पट्टी बांध लें, रुमाल बांध लें, कोई भी हल्का सा पट्टी बांध लें, आंखों में गुलाब जल डाल लें या आंखों को धो लें और पट्टी बांधकर आप सो जाए, लेट जाए। नींद आ गई, बहुत बढ़िया है। नहीं नींद आती है तो आप किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को रिवाइज करें मन में। सेक्शंस रिवाइज कर सकते हैं अपना। जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। जैसे मेरे यूट्यूब पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। अभी पीजीबीपी का पूरा 4 घंटे का वीडियो दे रखा है, पीजीबीपी फुल रिवीजन, टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड का फुल रिवीजन दे रखा है। आप उसको ऑडियो में कन्वर्ट करो और 2 घंटे आंख बंद होना चाहिए, पट्टी बांधकर 5:30 बजे से 2 घंटे। नींद आ जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं नींद आता है तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, कान खुला रहेगा और सुनते रहेंगे आप। कोई भी वीडियो, मैं नहीं कहता मेरे डायरेक्ट टेक्स्ट की वीडियो को, किसी भी टीचर के वीडियो को जो आप पढ़ रहे हो, जो भी विषय पढ़ रहे हो, उसकी वीडियो को सुनते रहो इस 2 घंटे। अगर नींद आ गया बेस्ट है, नहीं नींद आता है तो आपको ये वेस्ट टाइम नहीं करना। 7:30 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक आपको यहाँ 4, 4:30 ले लो चाहो तो, ये आपको पढ़ाई करनी है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाना खाकर, रात का खाना नहीं, हल्का खाना खाना है आपको, थोड़ा थोड़ा, कोई भी थोड़े। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है कि लगातार बैठेंगे, लगातार सिटिंग होगी तो इफ़िशियंसी खत्म हो जाती है। तो आपको 2 घंटे की सिटिंग डालनी है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक में आप डांस कर सकते हैं, ब्रेक में आप जो मर्जी कर सकते हैं, ये बुराई नहीं है। डांस कर दिया, नहीं डांस आता, उछल कूद मचा लिया, है ना। 2 फ्लोर आपके पास है तो अप एंड डाउन कर लिया। रात में लोग पागल समझेंगे, कोई बात नहीं, इग्नोर करें इस बात को। हमें एग्जाम पास करना है, ये आपके आखिरी एग्जाम है आपके लाइफ का। इसके बाद आपका जीवन बिल्कुल बदलना है, आप नए जीवन में कदम रखोगे, आप अपने कैरियर पे ध्यान दोगे, फैमिली क्रिएट करोगे। अभी आपको ये लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे बेस्ट करके जाना है। तो कैसे करेंगे आप? इस आवर्स में जो मैं 7:30 से 4:30 का समय बता रहा हूँ, इस 7:30 से 4:30 के समय में आपको पढ़ाई करना है। और पढ़ाई में 2 घंटे के बाद 15 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसे ब्रेक लगाना है। ब्रेक में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हो, हल्का फुल्का वार्म अप कर सकते हो, डांस कर सकते हो, कुछ भी इस तरीके का काम करना है और फिर पढ़ाई करने बैठनी है एनर्जी के साथ। थोड़ा बहुत आप जूस ले सकते हैं, थोड़ा हल्का डाइट ले सकते हैं दिन रात भर। 5:30 बजे जो भी खाना आपके लिए बना होगा घर में, उसको खाएं और सो जाएं। खा के सोएंगे, बिना खाए नहीं। देखिए, ये बिल्कुल रूटीन अजीब है, बेकार है, बिल्कुल अजीब है। अगर एक आप देखें रेगुलर कोई सुने इस बात को तो कहेगा क्या बात कर रहे हो, सुबह 4:30 बजे खाना खा रहे हैं। लेकिन हमारे एग्जाम का जो 2 से 5 टाइम दिया गया है, हम उसको ध्यान में रखकर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर। तो सुबह 4:30 बजे आपको खाना खाना है, जो भी खाना आपको मिला होगा खाएं और खा के आप सो जाएं।
अब 4:30 बजे सोएंगे तो आप उठेंगे कब? 4:30 बजे आप जब सो जाएंगे तो 4:30 बजे से कब तक उठेंगे? मन तो करेगा कि बस जल्दी उठ जाए, लेकिन जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। आपने 2 घंटे यहाँ ब्रेक लिया तो कम से कम 5 घंटे आपको सोना चाहिए, 5 से 6 घंटे सोना चाहिए। यानी आपको मेरा सजेशन है 10:30 बजे उठना, बाकी आप आगे पीछे थोड़ा कर सकते हो। 10:30 बजे मैं आपकी जगह होता तो मैं 10:30 बजे उठता। 10:30 बजे उठने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू करता, है ना। सुबह फ्रेश होता है, कुछ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता, मैं ये टाइमिंग यूज़ करता। अब ज़रा सोचो, सेम चीज़ों को एग्ज़ाम के साथ कनेक्ट करो। आप 11 तारीख को एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो, वहाँ से डिसाइड करो 11 तारीख को एग्ज़ाम देकर आते हो, आप 5:30 बजे तक घर पहुँचोगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। नहीं सो पाए तो कुछ कान में लगाकर सुनते रहोगे, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई रिवीजन करते रहोगे। 7:30 बजे से 4:30 बजे कितने घंटे हो जाते हैं भाई साहब? लगभग हमारे हिसाब से 9 घंटे हो गए। 9 घंटे की ये पढ़ाई हो गई, आपने ये पूरी पढ़ाई कर ली। 4:30 बजे फिर आपने खाना खाया, सो गए, फिर सुबह 10:30 बजे से उठकर शाम के 5:30 बजे तक पढ़ाई करते रहे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाते खाते, क्योंकि 12 तारीख को तो मतलब एक दिन थर्ड ग्रुप ऐसे बना हुआ है, तो 12 तारीख का तो नहीं, फिर 11 के बाद फिर आपको 13 तारीख को मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, 13th को एग्ज़ाम, फिर 15th को एग्ज़ाम, है ना, फिर 17th को एग्ज़ाम। इस तरीके से मिलेगा। आप अगर जैसे थर्ड ग्रुप दे रहे हो तो इस तरीके से मिलेगा। ये टाइमिंग आपके एग्ज़ाम में बहुत इफेक्टिवली वर्क करेगा। आपको एग्ज़ाम तक ये पूरा रूटीन फॉलो करना है, ध्यान रखना है एक एक बात का। जो मैं बता रहा हूँ आप दोबारा से चाहो तो सुन लो, उसको नोट कर लो और उसका ध्यान रखो, ठीक। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। लेकिन रुको, अभी रुको। अब मैं आता हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो बच्चों की ज़्यादा डिमांड थी। ज़्यादा डिमांड तो ये नहीं थी कि आप कैसे हमें पढ़ना चाहिए, बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं कैसे पढ़ना चाहिए। खाना पीना भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे डाइट लेने चाहिए जो जल्दी डाइजेस्टिव हो, ईजी डाइजेस्ट हो जाए, ऐसे खाने खाना चाहिए। कोई हैवी मील इस तरह से ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट, बेसिकली लॉजिक क्या है, साइंस क्या है कि आपका दिमाग खाने को हजम करने में लग जाता है, तो दिमाग को अभी फ्री रखना है ताकि वो पढ़ाई में यूज़ हो सके, है ना। जब आप थक जाएं तो मेरे इस टेक्निक को यूज़ करें, आंखों में पट्टी बांधे सो जाएं, कुछ वीडियो सुने, कोई लेक्चर सुने, या फिर कोई आपने टॉपिक रिवाइज करना है तो वो रिवाइज कर सकते हैं। बच्चों का बेसिकली खास डिमांड था कि देखिए सर, डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत वाइड है, तो इस वाइड कंसेप्ट को हम किस तरीके से कम समय में कम चीज़ों को एग्ज़ाम में देख कर जाएं और हो जाए। देखो जी, शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। आपको पढ़ना तो सभी पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि सर हमको बताओ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। कुछ लास्ट में सिर्फ यही पढ़ के जाएं तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। फिर भी मैं एक प्रयास कर सकता हूँ जिसे मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बनाया कैसे, मैंने पीछे के ट्रेंड चेक करे, क्या एग्जामिनर ने पीछे पूछा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो CMA फाइनल में डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो उसी का टीचर हूँ तो वही बताऊँगा। 8 टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। इस 8 क्वेश्चन में पहला तो कंपलसरी होगा ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का। आपको इसे टारगेट करना है, ये 20 पूरे चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर कटने के चांस नहीं है, 20 पूरे चाहिए। ये सर 20 कहाँ से आएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। ये आएगा टैक्स रेट से आएगा, ये आएगा बड़े बड़े टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंट से। मैं सब पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड कर दूंगा कि ये सेक्शन जरूर करके जाइए, ये 20 नंबर के अंदर भी कवर होगा और मेन में भी कवर होगा। इसके बाद आपके पास 2 चॉइस होते हैं। जैसे 20 नंबर तो ये खत्म हो गया, अब बचा 80 नंबर। 80 नंबर 16 नंबर में बटे होते हैं 5, यानी आपको टोटल 6 करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं आप, 2 छोड़ सकते हैं। एक तो 16 नंबर का आप केस स्टडी रखिए। केस स्टडी, देखो मैं ये नहीं कह रहा केस स्टडी पढ़ के नहीं जाओ, देखो पढ़ के तो सारा जाना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने अगर हमें 2 चॉइस दिया है तो हम अपने इस 2 चॉइस के लिए बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। केस स्टडी को लास्ट में करेंगे, अगर हमसे नहीं बन पाया तो केस स्टडी को ऑप्शनल में रखेंगे लास्ट में। वैसे साइटेशन वगैरह भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, केस स्टडी भी अच्छा स्कोर के लिए बनता है, तो उसको लास्ट में रखेंगे। अगर नहीं बन पाया कहीं से तो हम केस स्टडी कवर करेंगे, केस स्टडी, ठीक है। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर के, वो तो कवर करने ही करने, मैं लिखवा दूंगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 पार्ट बना देते हैं, एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा। थ्योरी क्वेश्चन के चांसेस कम है। जैसे हमने लास्ट अटेम्प्ट देखा तो लास्ट अटेम्प्ट में एक 4था नंबर का 8 नंबर थ्योरी आया था, 8 नंबर की थ्योरी आई थी, और एक 8वें में 16 नंबर की थ्योरी आई थी।
तो 16 नंबर और 8 नंबर अगर हम जोड़ें तो ये हमारे थ्योरी में कवर था। इसमें भी थ्योरी कुछ ऐसा था, जैसे बताइए आप ट्रू है फॉल्स है। एक थ्योरी बहुत अच्छी थी लास्ट अटेम्प्ट की कि आपको टैक्स प्लानिंग और टैक्स इविजन के बीच में चुनना था कि ये टैक्स प्लानिंग है या टैक्स इविजन है। ये लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूँ। फिर जून 2018 में चले जाएं तो वहां पर भी थ्योरी उन्होंने बहुत ही लिमिटेड दिया है, लेकिन जो थ्योरी दिया है उसमें बच्चों का ये पीछे फीडबैक होता है कि हमें नंबर कम मिलते हैं। बच्चों ने पेपर भी मंगवाए, मुझे पेपर भी शेयर किया कि आप देखकर बताओ, तो मैंने देखा कि नंबर उसमें कम मिलते हैं। मैंने सजेशन क्या किया है वो सुनिए। अगर 8 नंबर का थ्योरी है, 8 नंबर का थ्योरी होता नहीं, थ्योरी 8 नंबर का नहीं होता, थ्योरी 2 नंबर 3 नंबर का होता है, जो भी वो बना के देंगे 4 नंबर की थ्योरी देंगे। सपोज करें अगर 4 नंबर की थ्योरी दी गई है तो आपको 4 नंबर की थ्योरी में कितने लंबाई रखनी है वो ध्यान नहीं रखना है, 4 पॉइंट लिखने हैं ये ध्यान रखना है। कैसे भी करके बनाना है 4 पॉइंट। 2 नंबर की थ्योरी में 2 पॉइंट बनाकर देना है, 6 नंबर की थ्योरी में 6 पॉइंट लिखकर देना है। आप ये करके देखिए, स्कोर आएगा नहीं, बढ़िया स्कोर आएगा, बिल्कुल बढ़िया स्कोर आएगा। आपको जो पता है वही करना है। मैं कोई अभी मैजिक नहीं कर रहा आपके अंदर की ये चीज आपके अंदर आ गई। आपको जो पता है, आप जो करने वाले हो, करना वही है। लेकिन स्ट्रेटजी ये है कि अगर 6 नंबर की थ्योरी है तो आपको एक पैराग्राफ नहीं लिखना, 6 पॉइंट में उसको डील करना है, तोड़ तोड़ के डील करना है, पॉइंट डाल के डील करना है। आप करके देखिए, नंबर आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा कहूंगा कि एक बारी करने के बाद दोबारा कृपा करके जरूर देखें। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, लेकिन एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो एक बार जब न्यूमेरिकल आप करें तो एक बार आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरा ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा आप दोबारा से एक बारी देखें, दोबारा से एक बारी देखें। समय की चिंता ना करें, समय बहुत रहेगा एग्जाम में, आप घबराएं नहीं। जो शुरुआत का 20 नंबर है वही समय सेविंग है, टाइम सेविंग है। आप जैसे समय बताता हूं मैं, जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन है शुरुआत का, तो आपको टाइम कितना मिलता है 1.8, यानी 20 नंबर में 36 मिनट में आपको ये कवर करना है। जरा सोचिए, आप 36 मिनट में कवर करेंगे 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव? अरे आप तो 10-15 मिनट में कवर कर देंगे, तो ये 15 मिनट की सेविंग हो गई। फिर आप एक और कोई ऐसा क्वेश्चन उठाएं जो आसानी से आप कवर कर सकते हो। शुरुआत में आपने अगर 2 क्वेश्चन आसानी से कवर करने वाला उठा लिया तो क्या होगा, आपके पास टाइम सेविंग हो जाएगी। हर नंबर का 1.8, 1 मार्क्स इज इक्वल टू 1.8 मिनट्स। मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना टाइम आपके पास रिक्वायर्ड है और बचा हुआ स्पेयर टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा जब न्यूमेरिकल करना है तो एक बारी जरूर दोबारा से देखिए उसको, ठीक है। चलिए, आपका टाइम बहुत बर्बाद किया, इस समय टाइम बहुत कीमती है आपका, तो मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखवा देता हूं, इसको करके जाना है। एग्जाम में ईश्वर की कृपा रही तो आ जाएगा, वैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो जरूर आएगा। ये इंपॉर्टेंट कुछ सेक्शन है, आपको जरूर करना चाहिए। वीडियो में ज़्यादा तो मैं अभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप YouTube चैनल, आप जब आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो YouTube चैनल में एक टैब आता है उसका कम्युनिटी का, है ना। YouTube चैनल जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसमें डालूंगा। आप ऐसा YouTube चैनल ढूंढोगे तो उसमें नहीं, आप उसको जैसे आइकन दबा दोगे, आइकन बटन दबाओगे ना, जब आप बेल बटन दबाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको जब भी मैं कुछ डालूंगा, कम्युनिटी करके एक टैब है, तो कम्युनिटी में मैं इंपॉर्टेंट का एक इमेज डाल दूंगा कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 2-4 दिन में ही डाल दूंगा। अभी भी कुछ लिखवा रहा हूँ, वो तो आपको तैयार करना ही करना है। अभी भी कुछ लिखवा रहा हूँ, वो आपको तैयार करना है। 80PA, 139A, 112A, ये मैं कुछ लिखवा रहा हूँ, ये सेक्शन कवर करने हैं। उसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों को कराए भी अपने रेगुलर क्लास में, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता हो। जैसे टैक्स रेट आपको अच्छे से करके जाना है, आना ही आना है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन, 2-3 नंबर 4 नंबर बनता ही बनता है। टैक्स रेट अच्छे से करके जाना है। रिबेट करके जाना है, रिबेट आना ही है, रिबेट करके जाना है, ठीक है। चौथे नंबर पर आइए, ये सेक्शन ये भी आना ही है, 112A और सेक्शन 55(2)AC। इसमें ऑब्जेक्टिव कवर हो सकता है, इसमें सब्जेक्टिव 4 नंबर के न्यूमेरिकल डाल सकते हैं, लेकिन ये आएगा ही क्वेश्चन। भाई आएगा ही का मतलब मुझे थोड़ी मालूम है, मैंने थोड़ी बनाया, आएगा ही मतलब मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए,
ठीक है, तो ये आपको करके जाना है। अब आप ये अगर वीडियो सर्च करेंगे कहाँ मिलेगा ये वीडियो, तो मैं काम करूंगा कम्युनिटी में इसका एक लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, उसको भी आप यूज कर सकते हो। फिलहाल तो आपने जैसे भी पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, हर टीचर अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट को बेस्ट करके देता है। इसलिए आप टीचर की चिंता में ना पड़े कि हमने यहाँ से पढ़ाई की, हमने वहाँ से पढ़ाई की। आपको अपने कैरियर पर ध्यान देना है कि आपका कैरियर, आपका एग्जाम अच्छे से चला जाए, आप जल्दी से फटाफट सीएमए फाइनल कंप्लीट करके सीएमए क्वालिफाई हो जाए, है ना। तो इसलिए आपको, आपकी मैं मदद कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कहीं पढ़ाई की है तो वो अच्छी पढ़ाई नहीं है, सब अच्छी पढ़ाई है। आपको बस क्या करना है कि जहां से भी पढ़ाई की आपने, वो सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट ये वाला जरूर देख के जाना है। एक ये सेक्शन इंपॉर्टेंट देख कर जाना है। इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस के लिए वो पूछेंगे, इंडेक्सेशन के लिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन पूछ सकते हैं। इसके बाद 80AC में अमेंडमेंट है, 80AC में अमेंडमेंट है, ये अच्छे से देखना है। 80D अच्छे से देखना है। 80D कहते हैं इंटर लेवल का है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटर लेवल ही पकड़ के देते हैं। डबल डी बी में चेंज है, डबल डी बी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद JJ डबल ए में चेंज है, JJ डबल ए में चेंज है, एकदम छोटा सा चेंज है JJ डबल ए में। JJ डबल ए में ये चेंज है कि आपके पास अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके एम्प्लॉय रिक्रूट होने चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए, आप 150 या 240 दिन नहीं फुलफिल कर पाए, तो अगले साल अगर फुलफिल कर लेते हो तो अगले साल आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस पर न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है आना चाहिए, इस पर लग रहा है न्यूमेरिकल आना चाहिए, इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, बिल्कुल आना चाहिए ऑब्जेक्टिव, है ना। इसके बाद 80IAC, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें नया बिजनेस जुड़ गया, एक बिजनेस का सेगमेंट भी जुड़ा है इसमें। इसके बाद ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव एग्रीकल्चर कमोडिटी में जो डेरिवेटिव है वो पहले माना जाता था स्पेकुलेटिव, आज माना जाएगा नॉर्मल बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस के रेट से वो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव डालेंगे कि डेरिवेटिव अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी में हो रहा है तो कितने साल तक उसके लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको आंसर लिख के आना है, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 4 साल नहीं लिख के आइएगा, ठीक है। 79 में अमेंडमेंट है, उसको भी देखिएगा। इसके बाद एक ये आया है नया एग्जम्पशन 10(6)DA। अगर आपके नोट्स में नहीं मिल रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप नेट पे सर्च करो, छोटा सा चीज है, उसको कवर करो, खत्म हो जाएगा। या इसी वीडियो को आप पॉज कर लोगे, तो मैं जो इसको रोटेट कर रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करके अगर आप रोक लोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इसमें क्या कह रहा हूं मैं, है ना। इसके बाद NPS, ये वाला जो है ना 13th, वो इसके लिए है। इसके बाद NPS, अब जरा देखिए आप NPS में यहां पर एम्प्लॉय वर्ड काट के SSC डाला, ये अमेंडमेंट है छोटा सा। आपको मैं पीछे का ट्रेंड दिखा देता हूं। 2018 जून में NPS से क्वेश्चन आया है, 2000 दिसंबर 18 में भी NPS का क्वेश्चन आया है, और जून में भी एक्सपेक्टेड है NPS का क्वेश्चन। एक नंबर का क्वेश्चन डालते हैं NPS के लिए, तो उसको करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 47 में एक बहुत ही बेहतरीन, जिसको हम कहते हैं वेलकम अमेंडमेंट, बहुत बेहतरीन अमेंडमेंट आया है, और वो है ADR, GDR, FCCB, FCEB और डेरिवेटिव्स। अगर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, जो कहां लोकेटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, तो इसके कैपिटल गेन में एग्जम्पशन है, तो बहुत अच्छा है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो आपने सुनाई है, इसके बगैर तो आप एग्जाम में आज इस बार एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। एग्जाम इस सेक्शन के बगैर तो आएगा ही नहीं। 105% जो SDV का कंसेप्ट आया है, 105%, चाहे वो इस सेक्शन में वो यूज कर ले, चाहे वो इस सेक्शन में यूज कर ले, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 54EC, आपको मैं बताऊं 54EC लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था 54EC, और उसके पहले अटेम्प्ट में भी यूज किया हुआ है 54GB। तो 54 की जो सीरीज है ना, 54 की सीरीज, उसमें से क्वेश्चन डालते हैं। तो 54EC, 54EE, इसको जरूर एक बारी देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी बहुत अच्छा है, फाइनल लेवल का है। फाइनल लेवल का कोई कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट होगा। हिस्ट्री थी कि क्या जो केस स्टडी है ना, उससे सॉल्व किया जाता था, ये पहले केस स्टडी से सॉल्व होता था। यानी इसका कोई प्रोविजन नहीं था कि कैपिटल स्टॉक, अगर कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट हो जाए और स्टॉक में कन्वर्ट होकर बिके, तब तो उसका प्रोविजन 45(2) में था। बट एक स्टॉक कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो जाए, पता नहीं। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आए तो ना सही, इस पर ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा 20 नंबर में, आप इसको भी देखेंगे। इसलिए इसे प्लीज प्लीज बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये नहीं जो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ये तो पुराना है, 45(2) है, ये नीचे वाला है, ये वाला हिस्सा है। इसे आप वीडियो पॉज करके एक बारी समझ भी सकते हैं। यहां से काफी इजी तरीके से मैंने ड्रॉ किया है, पिक्चर ड्रॉ किया, थोड़ा छोटा भी कर देता हूं, पिक्चर ड्रॉ किया है, आप इसको आसानी से देख सकते हो।
देखो समय नहीं है कि आप इसको बैठकर कॉपी करो, रिवाइज करो, देख के छुट्टी करो, आपने पढ़ रखा होगा। एक इसमें जरूर देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। कंपनसेशन में ये वाला हिस्सा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ये वाला हिस्सा आ सकता है, ये वाला हिस्सा आ सकता है। ये तो अमेंडमेंट नहीं है, ये दोनों हिस्सा अमेंडमेंट में आ सकता है। इसके बाद ये आप देखिए लास्ट अटेम्प्ट में 44 AD आया है, 44 AD आया है, इस बार 44 AE हक बनता है उसका, आएगा। नहीं आया तो फोन घुमा के मुझे परेशान मत करना कि यार आपने तो कहा था आएगा, आपने गड़बड़ कर दिया सब। दोस्त मैं इसीलिए तो लास्ट के सिर्फ 10-15 दिन में आता हूं वीडियो लेके। अगर शुरू में आ जाऊं बच्चे सिर्फ यही पढ़ के रह जाएंगे, और नहीं आया तो भाई ऐसा थोड़ी है कि हम इसे लिप ड्रॉ कर रहे हैं। हम लोग तो इसको सिर्फ हर टीचर क्या करेगा, एक एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये आ सकता है, तो आप उसके लिए ये तो नहीं मान पाओगे कि ये पक्का आएगा। नहीं आया तो फोन घुमाया, पता नहीं क्यों नहीं आया सर, है ना। लेकिन मैं अगर मानूं तो मैं तो इसे बहुत बढ़िया से करके जाता, ये जरूर आएगा। ठीक है, इसको करके जाइएगा। 56-2-10, 56-2-10, इसमें छोटा सा चेंज था। जो 105% वहां देखा था वो यहां भी यूज करना है आप, तो दोनों में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। इसके बाद आप देखें तो टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड मैंने वीडियो डाल दिया, जो भी अमेंडमेंट है उसके अंदर कवर्ड है, वीडियो डाल दिया। एक इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है जिसमें अमेलगमेशन अगर होता है तो पुरानी कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को नई कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में मर्ज कर देते हैं डीम्ड डिविडेंड के पर्पस से। इसको जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैंने लॉजिक भी दिया था। टीडीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होता है दोस्त, टीडीएस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होता है, तो यहां पर चेंज है, इसको देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर चेंज है। सीनियर सिटीजन का याद है ना, 80 TTB 50,000 तक का डिडक्शन है, तो यहां भी 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा सीनियर सिटीजन पे। रेसिडेंशियल स्टेटस में एक थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, बिजनेस कनेक्शन, जहां पर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को बिजनेस कनेक्शन डीम्ड किया है। थ्योरी में यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। सीबीसी रिपोर्ट जरूर करके देखिए। सीबीसी रिपोर्ट मैं जो आपको लिंक दूंगा कम्युनिटी में, जब आपके पास लिंक, जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तो मैं 1-2 दिन के अंदर आपको उसमें डालता हूं एक लिंक, जिस लिंक से आपको सीबीसी रिपोर्ट जो टफ लगता था ट्रांसफर प्राइसिंग में, उस सीबीसी रिपोर्ट का एक छोटा सा समराइज नोट्स मिल जाएगा और वो आप उसको यूज कर सकते हो। ये करेंगे। इसमें पेनल्टी में अमेंडमेंट है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न इसमें अमेंडमेंट है, ये करके जाना है। ये वाला पेनल्टी अमेंडेड है, इसको करके जाना है। इसके बाद मैट में देखिएगा, फिर से कह रहा हूं, 1 नंबर के क्वेश्चन आप चेक करके जाइएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। मैट में नहीं, मैं बता रहा हूं, सुनो। मैट में पहले आईएफएससी में जब लोकेटेड होते थे 9% उस पर मैट लगता था, लेकिन एएमटी में ऐसा कुछ नहीं था। अब एएमटी में 9% आ गया, तो इसमें अमेंडमेंट के चांस है। मैं टॉपिक भी आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि टॉपिक कौन सा बहुत अच्छे से आपको करके जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैट में मैंने अपने एक कम्युनिटी में ही डाल रखा है, यूट्यूब में आप चेक करोगे तो मिल जाएगा, एक मैट फॉर फॉरेन कंपनी पर मैट की एप्लीकेबिलिटी। तो ये आप जरूर देख कर जाइए उस पिक्चर को, उससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। छोटा सा पिक्चर है, मतलब कोई उसमें वीडियो नहीं है, एक मैंने उसमें पिक्चर ड्रॉ करके दिया है, वो जरूर उसको करके देख के जाइएगा। इसके बाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस बार तय किया था मैंने मेरे दोस्त, चैरिटेबल ट्रस्ट इस बार आ सकता है, आने के चांस है, नहीं भी आएगा तो चलेगा, आ सकता है, बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते, आ सकता है। पीजीबीपी से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार मैट के बजाय वो पीजीबीपी डालेंगे, पिछली बार मैट डाला था, इस बार पीजीबीपी डालेंगे, कहेंगे इग्नोरिंग मैट प्रोविजन कंप्यूट द टोटल टैक्सेबल इनकम, जिसमें पीजीबीपी का फुल सेट होगा, तो उसको अच्छे से करिएगा। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया, ये तो जरूर करके जाइएगा। 50,000 सैलरी में तो अमेंडमेंट है, सैलरी में अमेंडमेंट है। फाइनल के बच्चे सैलरी नहीं करके जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। सैलरी में सिर्फ 2-3 चीजें ध्यान रखना है, क्या, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 का, दूसरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जम्प्ट हुआ है, लेकिन अपाहिज अपंग के लिए अभी भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस में एग्जम्पशन है डिसेबल के लिए। मेडिकल फैसिलिटी में पहले क्या होता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 तक की एग्जम्पशन होती थी, बट अब फुल्ली टैक्सेबल हो गया। तो ये 3 अमेंडमेंट है दोस्त, छोटा सा तो है, करके जाना है, इसमें क्या दिक्कत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बस यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं वीडियो, और कम्युनिटी में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीज़ें डालता रहूं एग्जाम से पहले, ताकि आपकी मदद हो सके। तो कोशिश की मैंने, आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ नियर एंड डियर
फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इन बात को मत सोचे कि कंपटीशन है, मैं पास हो जाऊंगा, वो पास हो जाएगा। आप शेयर करें, आप अच्छा काम करें, ईश्वर आपके लिए अच्छा काम करेगा। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, दिल से, बहुत बढ़िया, थैंक यू।